गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने पेपर शुरू किया था। तो मैक्रो और माइक्रो में क्या अंतर है, अर्थात व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, उसके हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि व्यष्टि हम बात कर चुके, तो हम समष्टि अर्थशास्त्र क्या है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा लेक्चर समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसके विषय क्षेत्र और उसमें क्या क्या उसके अंदर हम स्टडी करते हैं उसके बारे में होगा। तो देखिए, जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया, मैक्रो शब्द से बना है। मैक्रोस वर्ड जो ओरिजिनल वर्ड है उसका अर्थ है वृहद, बड़ा या बड़े स्तर पर, ठीक है, समूह। तो वो होता है मैक्रोस। तो जो मैक्रो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो बेसिकली पूरी अर्थव्यवस्था का एक साथ समूह के स्तर पर अध्ययन करती है। यानी कोई व्यक्तिगत कीमतों का हम अध्ययन नहीं करते, बल्कि सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मंदी इत्यादि की बात करते हैं। इसी प्रकार से इसमें कोई व्यक्तिगत किसी फैक्ट्री के उत्पादन या फर्म का हम संतुलन, इस बारे में बात नहीं करते, बल्कि हम बात करते हैं राष्ट्रीय उत्पादन की। इसी प्रकार से उपभोक्ता के स्तर पर भी हम राष्ट्रीय उपभोग की, आय के स्तर पर हम राष्ट्रीय आय की, और रोज़गार के स्तर पर हम राष्ट्रीय रोज़गार की बातें करते हैं। तो अगर हम बोल्डिंग के परिभाषित शब्दों को देखें तो बोल्डिंग कहते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि इन मात्राओं के समूहों का अध्ययन करता है। व्यक्तिगत आयों का नहीं, राष्ट्रीय आय का, व्यक्तिगत कीमतों का नहीं, राष्ट्रीय सामान्य कीमत स्तर का, व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन का। इस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र जो है वह समूहों का अध्ययन करता है। तो बेसिकली राष्ट्रीय जो समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है वो एक अर्थव्यवस्था के समूह रूपी सारे चरों को स्टडी हम करते हैं। इसमें हम जो चर हैं हमारे, वो समूह के चर हैं। जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता, उत्पादक, व्यक्तिगत स्तर पर था। इसमें सारे चर जो जिनकी हम बात करेंगे, वो सारे चर, सारी चल राशियाँ, वेरिएबल्स जो होंगे, वो सारे वेरिएबल्स एग्रीगेट होंगे, ठीक है। तो इसमें समूहों का हम अध्ययन करेंगे। अगर हम इसको देखें तो देखिए, अर्थशास्त्र में जब हम किसी भी विषय के बारे में बात करते हैं तो हम उसको बाइफरकेट करते हैं। तो क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनका अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आय और रोज़गार का सिद्धांत, ठीक है। तो रोज़गार आय से जुड़ा है और आय से रोज़गार जुड़ा है। तो क्योंकि अर्थव्यवस्था में हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जो डायरेक्ट जिनके संबंध हैं, जैसे आय और रोज़गार, एक दूसरे से पूरी तरह पूर्णतः संबद्ध हैं, इसलिए हम आय और रोज़गार का सिद्धांत, जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने पहले भी दिया, उसके बाद भी मॉडर्न इकोनॉमी, पहले क्लासिकल्स ने दिया, फिर केनीजियन, फिर नियो क्लासिकल, फिर केनीजियन, फिर मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इस तरह से बहुत सारे अर्थशास्त्रियों के ग्रुप्स आते गए और नई नई थ्योरीज आती गई। क्योंकि देखिए, थ्योरीज जो होती हैं वो हमेशा समयगत होती हैं, है ना। ऐसा नहीं होता कि देखिए 1800 की यानी 19वीं सदी में जो थ्योरीज दी गई वो समय के अनुकूल थी। फिर समय बदला, चीज़ें बदली, रोज़गार के तरीके बदले, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो चीज़ें बदल गई, लोग इधर से उधर जाने लगे, शहरीकरण होने लगा, तो चीज़ें बदल गई। तो स्टडी के तरीके भी बदल गए, लोगों के मानसिक जो माइंड सेट्स हैं वो बदलने लगे, लोगों के सोचने का तरीका बदलने लगा। तो इस प्रकार से जो आय और रोज़गार का सिद्धांत है उस कौन कौन से दौर से गुजरा और आज वो क्या महत्ता रखता है और आज उसमें क्या क्या थ्योरीज हम पढ़ सकते हैं, उस पर हम स्टडी करेंगे। फिर दूसरा सिद्धांत है सामान्य कीमत स्तर तथा मुद्रास्फीति का सिद्धांत। आप रोज़ सुनते होंगे महंगाई बढ़ गई, महंगाई घट गई, मंदी चल रही है। आजकल बड़ा चल रहा है ये शब्द कि मंदी है और महंगाई है। अब देखिए, अब दो बातें हो गई। मंदी का अर्थ होता है कि कीमतों का गिरना, लेकिन कीमतें तो गिर नहीं रही, तो कीमतें तो बढ़ रही हैं। और मंदी का एक और अर्थ होता है मांग का कम होना, है ना। बाज़ार खाली पड़े हैं, लोग खरीदना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि लोगों की आय नहीं है ना। अभी मेरे पास 1 करोड़ रुपया हो तो मैं बाज़ार जाऊंगी, और अभी मेरे पास 10 ही रुपये हों तो मैं बाज़ार नहीं जाऊंगी,
समझे बात? तो बाज़ार कौन जाएगा? बाज़ार वो जाएगा जिसकी जेब में पैसा होगा। तो जो मंदी की स्थिति है और जब बाज़ार में जब मांग नहीं है तो लोग क्या करेंगे? कीमतें कम करने लगेंगे, लेकिन कीमतें तो कम नहीं हो रही। तो ये दोहरी स्थिति हो गई, समझे बात? यानी कि महंगाई का बढ़ना जो कि तेज़ी कहलाती है ना, और मांग का कम होना जो मंदी कहलाती है। तो दो तरह की बीमारियों के लक्षण एक साथ जब किसी इकोनॉमी में दिखते हैं तो हम उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन, है ना। तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ गई। तो ये सारी स्टडी क्या है? ये पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में स्टडी करता है कि पूरी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति चल रही है। तो हम सामान्य कीमत स्तर यानी कीमतें घट रही हैं, बढ़ रही हैं, और मुद्रास्फीति के क्या स्तर हैं, तो उनके बारे में स्टडी किया जाता है। तो मुद्रास्फीति जो है वो हम ये देखते हैं कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में कीमतों का लगातार बढ़ना, समझे आप? कीमतें जब एक बार नहीं, दो बार नहीं, या ऊंची नहीं, लगातार बढ़ती हैं। जैसे पेट्रोल के प्राइसेस हैं, अभी आप रोज़ अखबार में पढ़ रहे होंगे पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही, आज फिर बढ़ी, आज फिर बढ़ी, आज फिर बढ़ी। तो ये कहलाएगा मुद्रास्फीति, यानी कि पेट्रोल का प्राइस अगर रोज़ बढ़ रहा है तो उसको मुद्रास्फीति कहलाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अर्थव्यवस्था में जब लगातार कीमतें बढ़ती, यानी कि हमारी कीमत स्तर, कीमतों का बढ़ना यानी सामान्य कीमत स्तर, सामान्य यानी जनरल, ऑन द होल, है ना। सामान्य का अर्थ हम एक तो ऑर्डिनरी कि सामान्य लोग, ऑर्डिनरी लोग, वो नहीं है यहाँ पर इसका अर्थ है कि सामान्य कीमत स्तर, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था जो है उसका कीमत स्तर क्या है, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सामान्य, ठीक है। तो दूसरा हम जो आर्थिक विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं, तो आर्थिक विकास का सिद्धांत यानी कि हर देश विकास कर रहा है, ठीक है, हर देश विकास कर रहा है, लेकिन कुछ देशों को हम कहते हैं कि वो विकसित हैं, कुछ देशों को हम कहते हैं कि वो विकासशील हैं, कुछ देशों को हम अर्धविकसित कहते हैं, कम विकसित कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो विभिन्न स्तर हैं ये कैसे तय होते हैं, ये स्टेजेस कैसे पता चलती हैं, और इनको बेहतर कैसे किया जाए, है ना। तो आर्थिक विकास का जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि आर्थिक विकास कैसे होता है, और अगर कम हो रहा है तो ज़्यादा कैसा होना चाहिए। जैसे आप आजकल सुनते होंगे, अक्सर आपको सुनने को मिल रहा है कि मुद्रास्फीति जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट है कम हो रही है ना। तो जो वृद्धि की दर है वो क्या है, वृद्धि की दर अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है, कैसे अर्थव्यवस्था में विकास के विभिन्न स्तर होने से कैसे स्वास्थ्य, पोषण, आय, शिक्षा और सामान्य स्तर जीवन का, पर्यावरण, ये सब कैसे ठीक होता है या कैसे ख़राब होता है, इन सब को हम स्टडी करते हैं आर्थिक विकास के सिद्धांत में। फिर हम करते हैं विभाग का, इसका वितरण का समष्टि सिद्धांत। वितरण का समष्टि सिद्धांत के अर्थ है कि विभिन्न ग्रुप्स हैं अर्थव्यवस्था में, है ना, लोगों के, यानी कि कुछ ग्रुप्स हैं जो पुअर हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जो अमीर हैं, एक मिडिल क्लास है। पुअर में भी अमर्त्य सेन कहते हैं कि पुअर में भी सेक्शंस हैं, वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर, वो भी, उसको भी वो सेक्ट्स में अलग अलग उन्होंने कैटेगराइज किया है। तो पुअर का भी उन्होंने जो है पॉवर्टी गैप, इस तरह से पॉवर्टी गैप इंडेक्स बनाया कि पॉवर्टी, हमने कह दिया कि भाई इतने रुपए से जिसकी आय कम है वो पुअर, बीपीएल आप सुनते हैं ना रोज़ाना, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी की लाइन एक घोषित कर दी, इतनी आय पर अर्थव्यवस्था में जो लोग हैं इससे नीचे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, तो वो गरीब हैं। लेकिन कोई हो सकता है 2 ही रुपया कम हो उससे, और कोई हो सकता है उससे 1000 रुपया कम हो, तो गैप बढ़ गया। तो ये कहलाएगा पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ठीक है। तो इस तरह की स्टडीज़ जो हैं वो हम अर्थव्यवस्था में करते हैं कि अर्थव्यवस्था में वितरण का क्या स्तर है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि कहीं अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर है तो ये करेक्ट करने की ज़रूरत है, ये ठीक नहीं है, इसको और बेहतर किया जाए। तो इस प्रकार से हम वितरण के सिद्धांत में विभिन्न स्तर पर लोगों के आय के स्तर, लोगों का लेवल ऑफ इनकम और उनके गैप्स, है ना, उनके असमानताएं, एक तरह से आय की असमानता की स्टडी इसमें होती है। क्योंकि स्टडी होने से ही तो पता चलेगा ना कि कौन सा वर्ग कमज़ोर है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हैं मुझे बुखार है, ठीक है, बुखार है, तो वो कहेगा फ़लाँ चेकअप आप कराइए।
फला फला चेकअप का क्या अर्थ है कि आपके गुर्दे में खराबी है, या आपके लीवर में खराबी है, पेट में खराबी है, या आपको कोई इन्फेक्शन है, या ब्लड में खराबी, ये पता लगाना ज़रूरी है। क्योंकि पूरा ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी दवाइयाँ आपको डॉक्टर एक साथ दे देगा, नहीं ना। मान लीजिए आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन आ जाएगा, उसकी दवा दे दी जाएगी। इसी तरह से हम अर्थव्यवस्था में भी, सब वेन्स हैं अर्थव्यवस्था की सारी सारी नसें हैं, है ना, इनमें पैसा बहता है। तो कहाँ रुक रहा है, कहाँ बह रहा है, कहाँ मांग कम है, कहाँ ज़्यादा है, इस प्रकार की स्टडी सारी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब जो आय और रोज़गार का सिद्धांत है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। जो पहला सिद्धांत मैंने आपको बताया था ना, आय और रोज़गार का, उसको हम दो भागों में बांटते हैं। उपभोग फलन का सिद्धांत और दूसरा निवेश का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि एक अर्थव्यवस्था में सभी लोग उपभोग करते हैं और सभी लोग बचत करते हैं, तो वो निवेश होता है, विनियोग होता है। और अधिक उत्पादन के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसको हम निवेश कहते हैं, है ना। तो उपभोग फलन का सिद्धांत यानी अर्थव्यवस्था में उपभोग का स्तर कम है या ज़्यादा है। कम है तो क्यों कम है? लोग अगर मान लीजिए 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से कितना रुपया खर्च करते हैं, कितना रुपया बचत करते हैं, क्योंकि बचत से ही निवेश होगा। ठीक है, समझे बात को आप। तो ये जो स्तर हैं विभिन्न विभिन्न, ये किस प्रकार से चलते हैं, इसकी स्टडी की जाती है। फिर जो उपभोग फलन और निवेश का जो सिद्धांत है वो उन दोनों से ही, समझे आप, उपभोग और निवेश से ही उच्चावचन के सिद्धांत बनते हैं। यानी व्यापार चक्र, मंदी आई, तेज़ी आई, मंदी आई, तेज़ी कैसे आता है, ये सारी स्टडी हम इसमें करते हैं। तो इस प्रकार से समष्टि अर्थशास्त्र जो है आपका, जो हमारा पेपर है, उसको हम इसमें स्टडी करेंगे और पूरा समष्टि अर्थशास्त्र हम इस प्रकार से विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ते हुए स्टडी करेंगे। ठीक है, आज इतना ही और हम कल बात करेंगे। थैंक यू।